नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार डीएलएड का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उससे रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप सभी मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हैं जिसमें आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में रियल नंबर पढ़ना है, अलजेब्रा, व्यावसायिक गणित, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, फिर क्षेत्रमिति से रिलेटेड इन सब टॉपिक को आप लोगों को तैयारी करके जाना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। संख्यांकी पढ़ना है, त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एवं इन सभी टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। 10th लेवल का ही क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिकों से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जिसमें आपसे पूछा गया है 2 नंबर दिया गया है जिसका अनुपात जो है 3:4 है और उसका एलसीएम जो है वो बताया गया है कि 84 है। फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ 2 नंबर्स। तो ये जो 2 संख्या है उसका बड़ा संख्या निकालना है और वो 2 संख्या कितने अनुपात में है, तो 3:4 में है और उस दोनों का एलसीएम जो है वो 84 है। तो चलिए इसका आप बना सके तो बनाइए। इसका आंसर देख लेते हैं, होगा आपका 28। और इसे बनाएंगे कैसे, तो प्यारे साथियों आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों संख्या को अनुपात जितना दिया गया था उसमें आप x से मल्टीप्लाई करके दोनों संख्या को मान लीजिए। क्या माना गया है, तो एक संख्या को 3x, दूसरी संख्या को 4x। अब 3x और 4x का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 12x। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 3 और 4 का आप एलसीएम निकालिए, लघुत्तम निकालिए। 3 और 4 का एलसीएम आप निकालते हैं तो 12 आता है, इसलिए आप 3x और 4x का एलसीएम निकालिएगा तो 12x आ जाएगा। अब क्या करना है, 12x जब इस दोनों संख्या का एलसीएम आया और क्वेश्चन में भी दिया गया था कि एलसीएम जो है 84 है दोनों संख्या का, तो 12x बराबर 84 हो जाएगा। अब यहाँ से x है जो 7 आ गया। अब हमने संख्या क्या लिया था, 3x 4x, तो बड़ा संख्या कौन होगा, 4x है और आपसे ग्रेटर नंबर ही पूछ रहा है ना। तो 4x में आप x की जगह पे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें मैथमेटिक्स वाला पार्ट में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितना खरीदा गया है किसी आर्टिकल को, उसका जो दाम होगा ना उसका 4/3 गुना टाइम्स में उसको बेच दिया गया है उस आर्टिकल को। तो अब कुछ एक्स्ट्रा दाम में बेचा गया है, तो वो जो जितना अधिक दाम उसमें प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट है, प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना परसेंट हुआ उसे आपको बताना है। तो ये आपका शायद 33 1/3 हो जाएगा। अब इसे आप बनाएंगे कैसे, तो आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य, वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि 4/3 गुना है कॉस्ट प्राइस का, तो उसे आपने लिख दिया। सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 4/3 गुने क्रय मूल्य हो गया। अब क्या है, तो फार्मूला, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट तो होता है सेलिंग प्राइस में से आप घटा दीजिए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया। लॉस जब होगा तो आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए, लॉस पता चल जाएगा। तो अब कैसे करना है, आपको बनाना है इस क्वेश्चन को, तो आपको कॉस्ट प्राइस को x मानना होगा। जो आर्टिकल का ओरिजिनल दाम है जितना में वो खरीदा गया था उसको आपको x मानना पड़ेगा। अब आपको इक्वेशन x जब आपने मान लिया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार से बोला गया था कि 4/3 गुना है
कॉस्ट प्राइस का, तो इसमें x से गुना कर दीजिए जो कि आपका क्रय मूल्य है, तो सेलिंग प्राइस भी आपका 4x/3 आ गया। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है बेचा गया में से उसका ओरिजिनल दाम, दोनों को घटा दीजिए 4x - 3, 4x/3 माइनस x घटाएंगे तो आपका x/3 आएगा। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? x/3। प्रॉफिट हमारा x/3 हुआ। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज आप क्या करते हैं? परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत जो होता है वो आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, लाभ बटे क्रय मूल्य बटे 100 गुने 100। तो आप यहाँ पे लाभ जो है आपका x/3 है उसे रख के सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो कि x था उसको नीचे रखेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100/3% आया, जो कि 3 से भाग देने पे 33 प्लस 1/3 आपका आया। इसलिए सेलिंग प्रॉफिट परसेंटेज जो है इतना आ गया। आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल बी RS 1440 in 4 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट। कितना पैसा जो है 5% के साधारण ब्याज से 4 सालों में 1440 रुपये हो जाएंगे। तो कितना प्राइस है आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये का आप क्या करिए 5% के दर से 4 साल में आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा तो 240 रुपये आएगा। तो इसलिए 1200 प्लस 240 आपका 1440 रुपये हो गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक तो नहीं करने हैं। इसे बनाने का तरीका क्या है आप सभी देख सकते हैं। अमाउंट जो है आपका 1440 रुपये है, मिश्र धन, ठीक है, और समय जो है 4 साल दिया गया है, रेट यानी कि दर दिया हुआ है 5%। ये सभी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 चीज़। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपको उस फार्मूला का प्रयोग करना है कि अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो इंटरेस्ट आया है सिंपल इंटरेस्ट, उस वाले फार्मूला को यहाँ पे उपयोग कर दिया गया है। मूलधन प्लस ब्याज जोड़ने पे ही ना हमारा मिश्र धन आता है। तो आप सभी इसी फार्मूला का उपयोग करके इसे बना सकते हैं। P को हम लोग P ही रहने देते हैं और P का 5% और 4 सालों का गुना करके बटा में 100 करिएगा तो ये आपका P तो है ही आपका मूलधन, और P/5 को आप एलसीएम लेकर के, और अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया गया था, इक्वेशन जो होगा उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1200 आएगा। ठीक है, तो इसी मेथड से आप बनाएंगे तो आपका आंसर जो है 1200 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 16। प्यारे साथियों मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो वो आपका होता है, आपने जीपी पढ़ा होगा, एपी आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो आपका क्या होता है? ए होता है, A+B होता है, A+2B होता है। यहाँ पे B के जगह पे आप D भी लिख सकते हैं, A+2D, ठीक है, A+3D। ए आपका क्या होता है? ये आपका होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। उसी प्रकार से जीपी भी होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। वो आपका होता है, मान लीजिए 5 है तो फिर होगा 25 होगा, 125 होगा, 625 होगा। मतलब यहाँ पे 5 का पावर 1 था, यहाँ पे 5 के पावर 2 था, यहाँ पे 5 के पावर 3 था, 5 के पावर 4 था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ संख्या हो
तो इसमें अगर मान लीजिए ए मान लिया जाए इसको, बी मान लिया जाए इसको, सी मान लिया जाए इसको, तो सी जो है ना आपका, सी जो है वो ए इंटू बी के बराबर होगा। ठीक है, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 5 के पावर 3 तो आ ही जाएगा ना। तो यही चीज़ का हम लोगों को क्या करना है, फार्मूला का उपयोग करना है। और मीन प्रोपोर्शनल, उसके बारे में देख लीजिए। मीन प्रोपोर्शनल भी आपका कुछ इसी प्रकार से होता है कि अगर कोई संख्या ए बी सी दे दिया गया हो तो बी स्क्वायर जो होता है वो आपका इस दोनों को गुना करेंगे तो जितना आएगा उतना बी स्क्वायर के बराबर आएगा, मिडिल वाले के बराबर आएगा। यह टर्म एक प्रकार से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला ही टर्म की तरह भांति फार्मूला वाला यूज होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे ए सी के बराबर आएगा। आपने एक कंसेप्ट क्या दिखा, तो बस आपको यही चीज़ याद रखना है कि मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वो बी स्क्वायर बराबर ए सी के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 9 और 16 था, बीच में भी कोई संख्या होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं बी, और 9 को मानते हैं ए, 16 को मानते हैं बी, सी मानते हैं। ये 9 आपका ए हो गया, 16 जो है वो आपका सी हो गया, तो बचा मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी होगा। तो हम लोग उसी फार्मूला पर बैठाते हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने देते हैं, 9 गुने 16 कर देते हैं इस वाले से। ठीक है, ए सी गुना करना है तो यहाँ से 9 गुने 16 करिएगा तो कितना आएगा, 16 9 44। तो यहाँ से अगर बी स्क्वायर बराबर 144 आ गया तो बी कितना आ जाएगा, रूट में डाल दीजिए 144 का। तो किसका स्क्वायर आपका होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो मीन प्रोपोर्शनल जो है हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। आप यहाँ पे इससे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे प्यारे साथियों, 9/x बराबर क्या चीज़ होगा, x/16 के बराबर होगा। इस फार्मूला, ये फार्मूला नहीं है, अनुपात ही को आप एक सही तरीके से लिखिएगा तो इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 16 में 9 से गुना करिएगा, इधर से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका वही 144 आएगा। यहाँ से भी एक्स आपका है ±12 आ जाएगा। ±12 नहीं, प्लस ही लेना है क्योंकि एक्स स्क्वायर भी तो था ना, तो यहाँ पे 12 ही आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। चलिए, आप लोग अधिकतर लोग हिंदी वाले ही होते हैं तो हिंदी ही कर दिया जाए। ठीक है, 2 संख्या का अनुपात इतना दिया गया है, यदि 12 को दोनों संख्याओं में जोड़ा जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है, दी गई संख्याओं का योग क्या होगा। प्यारे साथियों, ये जो अनुपात वाला क्वेश्चन है उसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, 3:5 है ना, तो उसे आपको x मान ही लेना है। कैसे मानना है, ये आपका जो भी क्वेश्चन नंबर है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 3:5 दिए हुए हैं 2 संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये जो संख्या है, एक संख्या हमारा 3x हो गया, दूसरा संख्या 5x हो गया। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया। अब क्या है, तो बोला गया है दोनों में 12 जोड़ देते हैं, तो दोनों तरफ आपको 12 जोड़ना है। अब क्या हो जा रहा है, वो संख्या जो है वो आपका अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है 12 जोड़ने पे दोनों में 5:7 हो जाता है। एम आई राइट, बिल्कुल। अब यहाँ से इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व कर दीजिए। आपका ये संख्या 3x वाला भी और 5x वाला भी दोनों
बन के तैयार हो जाएगा। कैसे सॉल्व करिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो आपका 7 इंटू 3x प्लस 12, और फिर इस साइड बराबर के इस साइड इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 12 से। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। 21x प्लस 12 सत्य क्या होता है, तो मैं गलत नहीं हूँ तो 84 होता है। और यहाँ पे 50 25x प्लस 12 25 60। अब 25x जो है ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। यहाँ पे प्लस 21x था, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 21x हो जाएगा। अब इक्वेशन आपको क्या समझाना, आप 12th तो पास कर ही के डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 60 को इधर भेज देते हैं, तो 84 माइनस 60, ठीक है। 4x बराबर 24, x बराबर जो है वो आ गया 6, तो 5x जो है वो आपका आ जाएगा 30, और 3x जो है वो आपका 18। एक संख्या आपका 18 आया, दूसरा संख्या जो है 30 आया। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दी गई संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक आपका आया था 18 और एक आया था आपका 30, तो दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। यहाँ पे भी वही चीज़ को बताया गया है, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दिया गया है दीवार, वाल दिया गया है, और उसका झुकाव जो है वो उन्नयन कोण 45 डिग्री बनाता है, और सीढ़ी पर दीवार से 8 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, तो चलिए आपको बता ही दिया जाए। यहाँ पे एक है दीवार, दीवार है तो सीधा ही होगा। अब एक सीढ़ी बना दिया गया है, ये सीढ़ी है, ये आपका सीढ़ी तो इसी प्रकार से ना होता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन आपको यहाँ पे लाइन ही मानना पड़ेगा, एक लाइन ही होता है, ठीक है। भले ही उस पे एक चरखुट बना दिया जाए चढ़ने के लिए, लेकिन ये जो है बोला गया है कि 45 डिग्री झुकाव के साथ ज़मीन से, बोला है कि ये जो दीवार है ना, दीवार को W मान लिया जाए, वाल से 8 मीटर दूर है, और ये 45 डिग्री बना रहा है एंगल, उन्नयन कोण। ये आपका दीवार है और ये आपका सीढ़ी है जिसको लैडर बोलते हैं, तो L इसको ले लिया जाए। आपसे पूछा गया है सीढ़ी की लंबाई। प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, एक तरीका है कि tan 45 बराबर क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि समकोण वाले त्रिभुज में आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, ऊंचाई बटे आधार। तो ऊंचाई को यहाँ पे W ले लिए हैं, और आधार जो है वो आपका 8 मीटर है। tan 45 बराबर 1 होता है, W/8। तो हमारा जो दीवार जो है वो 8 मीटर ही होगा। अगर सीढ़ी से दीवार के बीच का दूरी 8 है और 45 डिग्री का सीढ़ी बना रहा है, तो दीवार भी आपका क्या होगा, 8 ही होगा। लेकिन हमसे दीवार नहीं पूछा जा रहा है, सीढ़ी, सीढ़ी का लंबाई कितना होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री आपको पता ही है, आधार पता है, ऊंचाई पता है, सीढ़ी यानी कि एक प्रकार का कर्ण ही तो है, हाइपोटेनस ही तो है, तो कर्ण आप निकाल लीजिए। कर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी को पता ही होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपका 64 प्लस 64 जो कि हो जाएगा 128, और 128 को जब आप रूट से निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 8√2। 8√2 ये आपका सीढ़ी का लंबाई पता चल गया है। और इसे आप क्या करते, दूसरे मेथड से भी बना सकते थे। तो वो दूसरा मेथड आपका क्या होता, देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने tan का उपयोग किया, हमें डायरेक्ट निकालना था ऊंचाई है, क्या निकालना था, कर्ण निकालना था, सीढ़ी निकालना था, हमें निकालना था क्या, AC की दूरी निकालना था, AC का ना, सीढ़ी यही था, AC था।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, आधार बटे क्या करना है, ऊंचाई करना है। तो यह किस फार्मूला पे आता, आधार बटे कर्ण, आपका कॉस थीटा वाले फार्मूला पे उपयोग हम लोग में लाते तो हमारा एक बार में ही आंसर आ जाता, हमें कर्ण वाला फार्मूला का उपयोग नहीं करना होता। वही यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण जो था वो आपका सीढ़ी का लंबाई था, तो यहाँ पे बस वही चीज़ों को रख दीजिए। cos 45 का उपयोग करिएगा 1/√2 8/AC, फिर AC जो है आपका √2 से मल्टीप्लाई होगा, 8√2 होगा, और √2 का वैल्यू होता है 1:1.414। तो इसको गुना करते ही 11.31 मीटर सीढ़ी की लंबाई हो गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 3% दिया गया है। 10%, 12% और 15% की 3 साधारण या क्रमिक छूटों के बराबर का समतुल्य छूट कितना होगा। तो वो छूट जो होगा वो आपका 32.68% होगा। अब इसे निकालते कैसे हैं, तो देखिए 3 साधारण छूट दिया हुआ है, 10, 12, 15%। समतुल्य छूट निकालना है तो आपको प्रत्येक जो छूट है प्रतिशत में, उसको समतुल्य छूट वाले इस फार्मूला में रखना पड़ेगा। समतुल्य छूट बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 100 माइनस छूट का मान बटे प्रारंभिक मान गुने 100, ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, तो मान लिया जाए कि जो प्रारंभिक मान है वो कितना है, तो वो है 100 रुपया, ठीक है। तो छूट का मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100 में से 10%, जो यहाँ पे जो था 10% छूट हुआ था, छूट दिया गया था, तो आपको 100 में से 10% घटाना ही पड़ेगा, 90/100 करना पड़ेगा। एक बार 12% छूट था तो 100 में से आपको 12 घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने 100 रुपया को ही प्रारंभिक मान लिया है। तो उस 100 रुपया का 12% क्या होता है, 12 ही होता है। तो 12 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, 88 आएगा, बटे में 100 कर दीजिए। फिर क्या है, फिर 15 घटा दीजिए 100 में से, तो 85 आएगा, बटे में 100 कर दीजिए। और प्रारंभिक मान तो नीचे 100 है, इसलिए हम लोग तीनों में 100 नीचे में डाल दिए। इनटू मल्टीप्लाई करना था 100 से, तो यहाँ पे एक अलग से 100 का मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या है, तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करिएगा, गुना भाग करिएगा, तो क्या आएगा, 9/10 गुने 22/25 गुने 85। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है प्यारे साथियों। गुना करने पर 67.32% आया। छूट का मान हमारा 67.32 आया। तो अब ये जो छूट है उसका भी समतुल्य छूट निकालना पड़ेगा, तो उसका भी इसी वाले फार्मूला में वैल्यू रखना होगा। तो छूट प्रतिशत जो आया उसको जब हम लोग 100 में से 67.32 को घटाते हैं, बटे में 100 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो 100 से 100 तो कट जाएगा, बचा आपका केवल 32.68%। जो हम लोग 100 में से 67 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 32.68%। यही हमारा 3 क्रमिक सक्सेसिव छूटों के बराबर एक समतुल्य छूट जो है वो हमारा 32.68% आया, ठीक है। तो 10, 12 और 15 इस तीनों का हम लोग जब क्या निकालेंगे, सक्सेसिव छूट, समतुल्य छूट प्रतिशत निकालेंगे, तो हमारा 32.68% आएगा। तो इसे आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा। ये जो फार्मूला है वो आप याद रख ले तो बहुत बेहतर है, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं डीएलएड के मैथमेटिक्स वाले पार्ट में। तो क्या है फार्मूला, समतुल्य छूट जो होता है 100 में से छूट का मान बटे प्रारंभिक मान गुने 100। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे tan थीटा दिया गया है,
कितना दिया गया है 1/√7। फिर आपको यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसे आप कैसे बनाएंगे तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाएगा। तो आपको इस फार्मूला का उपयोग करना होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए प्यारे साथियों। कौन 3 फार्मूला है तो आप देख लीजिए, 10वां में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो आपको ये 3 बेसिक फार्मूला याद होने ही चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद होनी चाहिए। थर्ड क्या होता है तो वो होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला आपको याद है। तो इसमें तो खैर ये जो क्वेश्चन है इस दोनों फार्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेक स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का ही तो मान पूछ रहा है प्लस माइनस में। देख लीजिए सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर यही सब का मान पूछ रहा है और tan दिया हुआ है, तो वही फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा और एक जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी को जो मैंने आपको थर्ड फार्मूला लिखा था, कॉट की जगह पे 1/tan भी तो लिखा जा सकता है कि नहीं, तो कॉट स्क्वायर की जगह पे 1/tan स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो बस यहाँ पे सेक बराबर इसका उपयोग, कॉसेक बराबर में हम लोग इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा tan दिया हुआ था तो tan में ही इस दोनों फार्मूला का हम लोगों ने क्या किया एक्सचेंज किया। अब है जो वैल्यू पुट कर देना है 1/√7 जब आप रखते हैं तो एक जगह पे आपका हो जाएगा 8/7। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया 8/7, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आया 8। अब है यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें कॉसेक के जगह पे 8 को रखेंगे, सेक स्क्वायर की जगह पे 8/7 को रखते हैं, प्लस माइनस करते हैं 3/4 आपका आंसर आता है। कैलकुलेशन था, ठीक है, तो 8 का आंसर थर्ड हो गया। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, इसलिए फार्मूला तो याद कर ही लीजिए। सारे लोगों को याद होगा क्योंकि 12th आप कर चुके हैं और 12th में ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत हार्ड होता है। हाँ, 10th का ही लेवल का आपका क्वेश्चन पूछेगा और 12th में आपने एक आसमान की तरह मैथमेटिक्स को बना लिया है। उन सभी को थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत होगी जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स नहीं बायोलॉजी लिया होगा या फिर आर्ट्स लिए होंगे, तो वो लोग थोड़ा देख लेंगे। बाकी सभी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स तो क्या होंगे ब्रिलियंट होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है 9th नंबर, और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन ये आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है, और ये आपका 9th का क्वेश्चन है। अब रियल नंबर में पूछा जाता है क्या है 4/, यहाँ पे बार दे दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो है अभी आपका अशांत आवृत्ति में दिया गया है। अशांत आवृत्ति मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आपका ये संख्या दिया गया है। इसे आपको परिमेय संख्या में बदलना है, यानी कि P/Q के रूप में बदलना है रेशनल नंबर में। परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सके वही परिमेय संख्या होता है। तो P/Q को हम इससे कैसे बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 431/990। कैसे बनाते हैं उसे देख लीजिए। ये संख्या आप याद करें 4:435, 0:435 पे बार दिया गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसे बनाने का मेथड ये है कि जो संख्या दिया गया था उसको x मान लेंगे। क्या दिया गया था 0.435 बार। इसका मतलब प्यारे साथियों कुछ नहीं होता है, 3535 रिपीट होते जाएगा अनंत तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे
हमें ये जो जहाँ से संख्या रिपीट हो रहा है ना, उसको हमें गायब कर देना है, घटा करके जीरो कर देना है। और उसे घटा करके जीरो करने के लिए हमें ये जो संख्या 4 जो कांस्टेंट है उसको हमें अलग करना होगा और बाकी इतने वाले को अलग करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं इस वाले इक्वेशन के दोनों तरफ, तो संख्या बदलेगा नहीं। समीकरण के दोनों तरफ आप किसी भी बराबर संख्या से गुना कर दीजिएगा तो उस समीकरण का वैल्यू बदलेगा नहीं, x का मान उतना ही आएगा। तो 10 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा इस साइड RHS में 10 से गुना करेंगे तो अनुपात जो है एक दाहिने साइड बढ़ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4:35। 35 लिखते जाइए, यहाँ पे बार ही दे करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हमें एक और स्टेप करना होगा। यहाँ पे अगला स्टेप क्या है कि यहाँ पे दशमलव हमको लाना है, 35 पर हमें दशमलव लाना है। तो उसके लिए हम फिर से इस 10 में क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 2 दशमलव हमें दाहिने तरफ ध्यान दीजिए, एक बार 2 दशमलव इधर लाना है, यानी कि फिर से इस समीकरण 2 में इक्वेशन 2 में क्या करना है, तो हमें 100 से गुना करना होगा। तो इधर 10x है, दोनों तरफ 100 से गुना करिएगा तो 10x का आपका बन जाएगा 1000x, और बराबर के इस साइड आप 100 से गुना करिएगा तो आपका 435 इतना आएगा। फिर यहाँ पे 35 रिपीट होते जाएगा इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब 3 में से 2 को घटा दीजिए तो आपका ये जो बार वाला जो चिन्ह है ना, यानी कि 35 रिपीट जो हो रहा है वो घट के 0 आ जाएगा। बस हमें यही करना होता है। अगर किसी भी संख्या के दशमलव के बाद या फिर उसी संख्या पे बार अगर दे दिया जाए तो उसी को 0 करना है, घटा करके करना है, और उसी 0 को दशमलव के उस साइड वाले को हमें 0 लाना है। तो उसी के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यहाँ से हम लोग घटाइएगा तो क्या आएगा, समीकरण 2 में से 1 को आप घटाते हैं, समीकरण 3 में से जब आप 2 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000x में से 10x घटाना होगा। दाहिने साइड में से दाहिने साइड को घटाइए, बाएं साइड में से बाएं को, दाहिने साइड में से दाएं को। बराबर के इस साइड वाला क्या हो जाएगा, 435, और में से 4 आपको घटा देना है। क्यों, ये लिखने का क्या फ़ायदा, 35 लिखने का क्या फ़ायदा जब वो घट के अब 0 ही आने वाला है। यहाँ पे घट के 0 ही आने वाला है तो हम लोग डायरेक्ट इतना ही आंसर इधर लिखते हैं समझने के लिए। ये आपका इधर कितना आ गया, 431 आ गया, हाँ कि ना। इधर कितना आ गया, 1000 में से 10 घटाइएगा तो 990। अब यहाँ से 990 x बराबर 431, x बराबर कितना हो जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 990 आ गया भाग में। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग तुरंत इसे आपको बनाना है, तुरंत आपको बना देना है। आपको बस यही मान लेना है कि दशमलव के एक बाद एक तक तीनों पे बार नहीं था, एक छोड़ के बार था, इसलिए आपको 900 यहाँ पे एक बार 10 से गुना करना था, फिर 100 से गुना करना था, यानी कि 1000 में से 10 घटाना था। फिर इधर तो आपको 435 में से 4 घटाना था, 435 में से 4 घटाइएगा तो 431, और 1000 में से 10 घटाइएगा तो 990। शॉर्टकट ट्रिक जो है यही है, और कुछ ट्रिक नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन दिख जाए तो आपको 4 को घटा देना है, 435 में से 431 आ जाएगा। और चूँकि यहाँ पे दशमलव के 3 बाद तक
संख्या है, 3 संख्या दिया गया है, तो आपको ये समझना है कि 1000 में से हमको 10 घटाना होगा तो 990। यही ट्रिक है और तो कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे घन दिया गया है, उसके विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 50√3। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने को आपसे बोला जा रहा है। प्यारे साथियों, घन क्या होता है? घन आप लोग को पता होगा, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भिन्न होगा। घन जो है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो आपका इक्वल होगा। घन का अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये आपका वर्ग बनेगा, एक और वर्ग बनाना है और फिर इन सबों को मिला देना है। ठीक है, ये आपका घन है। अब इस घन में मान लीजिए एक वर्ग था कि नहीं? वर्ग का विकर्ण क्या होगा? मान लेते हैं वर्ग का भुजा ए था तो उसका चौड़ाई भी ए ही होगा। उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से √2a हो जाएगा। √2a, ए को इधर लिखते हैं, ए विकर्ण निकल गया, हाँ कि ना? तो ये जो दूरी था वो हमारा क्या निकला? √2a निकला है। ठीक है, √2a, ए को इधर लिखते हैं, ये हमारा निकल गया। अब विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यहाँ से एक लाइन आएगा। आप अपने घर को ध्यान से देखिएगा, एक कोना से उस घर के सबसे दूर वाले कोना को आप अगर मिलाइएगा, नीचे वाले एक कोना को छत वाले दूसरे कोना से मिलाइएगा, वो आपका विकर्ण होगा। तो यहाँ पे घन वाले में भी एक त्रिभुज बन जा रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, ये आपका क्या होगा? और इधर से ये भुजा हम लोग को पता है √2a, और घन का भुजा तो ये ही होगा। तो अब यहाँ से जो एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, उसका भी कर्ण हम लोग निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? तो कर्ण में फिर क्या करेंगे? a का स्क्वायर प्लस √2 और a का स्क्वायर भी कर देंगे, तो हमारा घन का जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो निकल गया। कितना निकला? a² प्लस 2a², जो कि आपका आया, दोनों को जोड़ेंगे तो √3a²। √3 आपका अंदर ही रह जाएगा और a² जो है वो आपका 2 है तो रूट के बाहर आ जाएगा। तो घन का विकर्ण कितना आया प्यारे साथियों? इतना आया। और ये आपको मुजवानी याद होना चाहिए, घन का विकर्ण √3a, या फिर आप इसे ऐसे बोलिए √3 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, और घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो था आपका विकर्ण जो था वो कितना दिए हुए था? 50√3। आप देख सकते हैं घन का विकर्ण ही जो था वही तो दिया हुआ था 50√3। अब इस वाले फार्मूला में रख दीजिए, √3 से √3 कट गया, तो घन का जो किनारा है, घन का भुजा नहीं होता है, किनारा होता है, तो ये जो है हमारा 50 निकल आया। यानी हम लोगों ने जो फिगर बनाया था उसका सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 50 आ गया। अब यहाँ से एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² होता है। 6 गुने 50 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 6 गुने 2500। 50 का स्क्वायर आपका कितना होगा? 2500 ही होता है। 50 25 00, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 का 150 और उस पर 00 बैठा देते हैं, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो वही, या मीटर दिया होगा तो मीटर, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर। 15,000 आप याद रखें, तो इसका 15,000 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी बनाया गया है। ठीक है, तो आप कहीं नहीं समझते तो हमने समझाया।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 11th नंबर। समीकरण दिया गया है, मूलों का योगफल उसके गुणांक के बराबर है, तब के का मान क्या होगा। यहाँ पे ए आप याद रखें, के है, 2 है, 3 है, के 2 3, के 2 3। चलिए इसे हम लिख लेते हैं। के है, 2 है, 3 है। पहला में x था, एक्स स्क्वायर होगा, दूसरा में x होगा, तीसरा में ऐसा ही होगा 0। यही होना चाहिए कि और कुछ है। यहाँ भी के दिया हुआ है ना, चलिए यहाँ भी के दिया हुआ है। प्यारे साथियों, आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि अगर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है 2x स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, उसका सामान्य जनरल स्ट्रक्चर कह लीजिए इस प्रकार से होता है। तो इसका जो शून्यकों का योग, इसका शून्यक यानी कि इसका जो हल होगा यानी कि जो इसका रूट होगा, रूट को अगर आप अल्फ़ा और बीटा मानते हैं तो बोला गया है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल क्या है, बराबर है। ये दोनों जो है बराबर है। तो एक कंसेप्ट क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर रूट्स जो होता है वो आपका होता है c/a, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर, एडिशन ऑफ देयर रूट जो होता है वो होता है -b/a। तो अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपसे दिया गया है कि जो c/a जो होगा वो आपके -b/a के बराबर होगा। यही दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको c और b निकालना है, a निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो जनरल फॉर्म से आप कंपेयर कीजिए। a बराबर यहाँ पे क्या है, k है। अब x को हटा दीजिए इस वाले में, तो b बराबर आपका 2 आ जाएगा। c जो है ना वो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है, तो ये जो पूरा जो है वो आपका c हो गया, ठीक है। तो a जो है आपका क्या आया, k आया। b जो है वो आपका कितना आया, 2 आया। c जो है वो आपका कितना आया, 3 आया। इसको इस वाले में पुट कर देना है आपको। c के जगह पे 3 के रखिए, इस वाले में c के जगह पे 3 के आप रखते हैं, a के जगह पे आप k रखते हैं, बराबर में जो माइनस दिया हुआ था माइनस उसको आपको लिखना है, बिल्कुल लिखना है। फिर क्या है, b जो दिया हुआ है वो कितना है, तो 2 है, तो माइनस लगा हुआ है तो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ये तो आपका k ही है। यहाँ से देखिए इस केस से a कट गया, ए वाले के को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तो बचा 1, तो -2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही होगा। 3 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के आ गया, तो k बराबर कितना आ गया, -2/3 आ गया। यहाँ पे गुना में है, इधर भेज देंगे तो भाग में आएगा। k बराबर हमारा निकल आया 3 -2/3। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, k का मान ही पूछ रहा है, तो -2/3। यही चीज़ को यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए यहाँ पे भी अच्छे तरीके से बताया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समलंब चतुर्भुज दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, 45 डिग्री। अब जो क्वेश्चन में दिया गया था ETC जो दिया गया है कि लंब है, PQ को T तक बढ़ाया गया है, उसका अगर हम फिगर बनाएं तो ये बनेगा, फिगर ए बनेगा। और आपसे पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा है, कौन पूछा जा रहा है, SPR। SPR क्या है, SPR मतलब कि ए वाला कौन आपसे पूछ रहा है, SPR, ध्यान देंगे ए वाला कौन। तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, फिगर बनाइएगा,
तो एक आपका दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपका दिया गया था कि टी क्यू आर जो है 70 डिग्री है, क्यू आर पी जो है 25 डिग्री है। तो आपको एस पी आर ए वाला निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो समलंब चतुर्भुज में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों समानांतर रेखा है। तो अगर ए 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पे ए वाला भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों का जोड़ भी आपको 90 डिग्री होगा, ये आपको एज्यूम कर ही लेना है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे 70 डिग्री हुआ और ये पूरा लाइन कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो जब ए आपका 70 डिग्री है तो 180 में से 70 घटाइएगा तो ये जो कोण बन रहा है क्यू, वो आपका आ जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री आ गया, 110 आ गया। अब इस पूरे त्रिभुज में 110 प्लस 25 कितना होता है, 135। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 135 डिग्री घटाइएगा तो इधर वाला हमारा कितना निकला, 45 निकल आया। और ये आपको पता है 90 डिग्री, तो ये जब ऊपर वाला 45 तो नीचे ये वाला भी 45। ठीक है, तो 45 डिग्री आपका आंसर है होगा। कोण जो एस पी आर से पूछा जा रहा था वो 45 डिग्री है। आप सिस्टमेटिक ढंग से भी इस प्रकार से बनाया गया है, आप देख करके बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको 90 डिग्री नहीं एज्यूम किया है, लेकिन आपको एज्यूम कर लेना है। देखिए समानांतर चतुर्भुज है, दोनों रेखा समानांतर है, एक अगर लंब है तो ऊपर वाला भी आपका 90 डिग्री बनाता होगा। यही कंसेप्ट का उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, बट आप उसे उपयोग करेंगे तो और जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन को 1 मिनट में ही बना देना है, या फिर आप मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से 1.5 मिनट आप ले सकते हैं। 2 मिनट आपको नहीं लेना है, 1.5 मिनट तक आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन बना ही देना है। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो जनरल हिंदी इंग्लिश था उसमें आप 1 मिनट से आप पहले ही बनाइए तो बेहतर है, तभी जाके आप 120 क्वेश्चन को 150 मिनट में बना पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप पता चला कि 60-70 क्वेश्चन बनाते बनाते आपका 2.5 घंटा समाप्त हो गया तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 भुजा का जो बिंदु है उसका क्वाड्रेटिक वैल्यू जो है, अक्ष जो है पी को इतना दे दिया है, इतना 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 दे दिया गया है। ये आपका समबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप पी क्यू का दूरी निकालिएगा, दूरी का फार्मूला आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालने आना चाहिए। क्या होता है, मूल बिंदु का दूरी तो होता है √x² + y², तो आप ऐसा नहीं है। लेकिन दो बिंदुओं के बीच का दूरी जो होता है, दोनों के x2 में से x1 को घटा के होल स्क्वायर कीजिए, प्लस y वाले को y1 में से y2 को घटा के होल स्क्वायर कीजिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसी प्रकार से आप पी क्यू का दूरी निकालिए, क्यू आर का दूरी निकालिए और फिर पी आर का दूरी निकालिए। तीनों का दूरी जब आप निकालते हैं इस वाले फार्मूला पे रख करके, तो आपका पी क्यू बराबर भी 4 आया, क्यू आर बराबर भी 4 आया और पी आर बराबर भी 4 आया। तो जब तीनों भुजाएं त्रिभुज का बराबर आ जाए लंबाई, तो समबाहु त्रिभुज हुआ, इक्वालेटरल ट्रिंगल हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। प्यारे साथियों, ये भी आपका अलजेब्रा का इक्वेशन है, मैथमेटिक्स 10th में हम लोग को पढ़ना होता है। दो चरों वाले समीकरण को हल कैसे किया जाए, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आपको मिलता है कि अनंत हल कब आता है, अनंत हल का क्या है कंडीशन, एक हल का क्या है कंडीशन, कोई हल ना हो तो है क्या कंडीशन। वो तीनों मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले यहाँ पे कोई हल नहीं होने का कंडीशन देख लीजिए। जब दो समीकरण इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में हो, तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन है कि दोनों का अगर हम लोग x वाले को अनुपात में करें और b वाले b1 b2 को अनुपात में करें और ये दोनों बराबर निकल आया,
बट C1/C2 जो है वो आपका बराबर ना हो तो ऐसे समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही आपका गलत दे दिया है, ठीक है। आप कितना भी माथापेची करते रहें, इसका आंसर आएगा ही नहीं। ओके, जैसे भी यहाँ पे तो मान के बनाया गया था, यहाँ पे एक इक्वेशन लेकर के बनाया गया है, तो कोई हल ना होने का इस वाले मेथड से आप उपयोग में लाएंगे। मेन है आपको ना इस वाले को पकड़ना है, A1/A2 B1/B2, सी वाले पोर्शन को आपको नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो समीकरण जो क्वेश्चन में दिया गया था इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है A1/A2 करेंगे तो यहाँ पहले वाले में A1 जो था 1 था, दूसरे वाले में 5 है, तो ये A1/A2 1/5। पहले वाले में B1 जो है वो आपका 2 है तो 2 लिख दिए। B2 क्या है, K केवल दिया हुआ है, तो और इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए। ये क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपका कोई हल ना वाला समीकरण ही दिया गया है, बट यहाँ पे आपसे K का मान पूछ रहा है, वो आपका मेन निकालना है। तो K का मान बस इसी 2 समीकरण का उपयोग करना है, K का मान जो है निकाल लेना है। K का मान जो है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, 1 में K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K आएगा बराबर के इस साइड, और फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 2 जो है 10 आ जाएगा। K का मान जो है 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 भुजा दे दिया गया है त्रिभुज का 18, 17, 25। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। यहाँ पे हीरोन का सूत्र कुछ होता है, वो आपने 6ठा में पढ़ा होगा या 7वां में पढ़ा होगा। क्या होता है, यहाँ पे एस आपको निकालना होता है, अर्ध परिमाप जो होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तीनों भुजाओं 15, 17 यानी कि 35 + 25 60, उसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 30। अब इसी 30 को इस वाले फार्मूला में आपको पुट कर देना है। 30 × 30 में से 18 घटाएंगे, फिर 30 में से 17 घटाएंगे, फिर 30 में से 25 घटाएंगे। तो यही चीज़ 30 से गुना करना है, 30 में से 18 घटाएंगे 12, 30 में से 17 घटाएंगे 13, 30 में से 25 घटाएंगे 5, फिर यहाँ से गुना भाग करते हैं 30 × 30 × 26। तो यहाँ से एक रूट के अंदर से 30 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़ा पुर रहा है, 26 जो है वो आपका आउटसाइड अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। 30√26 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएलएड के एग्ज़ाम में। प्यारे साथियों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 15 क्वेश्चन में ही कितने लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया है। फिर अगले पार्ट में फिर से हम लोग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जो है वहाँ पे क्यूज होता है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर किन्होंने नहीं किए हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।